गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। तो राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर चिकित्सा विभाग राजस्थान आपकी जो नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियां है, जयपुर हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था आपका लिखित परीक्षा वर्सेस आपकी मेरिट परीक्षा को लेकर। ठीक है, बड़ा दिनवाल और अन्य जो उनके साथी हैं उन्होंने याचिका लगाई थी। तो यहाँ पर जयपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सभी पाबंदियां आपकी हटाई जा चुकी है। खुशखबरी है सभी संविदा कर्मचारियों के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। 19 अगस्त की खबर है और यहाँ पर हाई कोर्ट की 14 पेज का जो फैसले की कॉपी है, शायद आपके पास मुझे लगता है पहुंच गई होगी। नहीं पहुंची हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये रही कॉपी। कॉपी आ गई है। 14 पेज का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने बोला है कि आप स्वतंत्र हो राज्य सरकार से, चिकित्सा विभाग से, कि आप स्वतंत्र हो लिस्ट निकालने के लिए, डीवी करने के लिए, ओके, और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। बाकी जो फाइनल जो पोस्टिंग रहेगी, अंतिम सूची भी आप निकाल सकते हो। फाइनल जो पोस्टिंग रहेगी, पोस्टिंग आप दोगे, वो जो है न्यायालय के अधीन निर्णय अनुसार रहने वाली है। तो ये पूरा आदेश है जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जयपुर हाईकोर्ट का नर्सिंग ऑफिसर और आपके फार्मासिस्ट भर्ती मेरिट के आधार पर। चलिए, तो खबर आपको पता चल गई होगी। वैसे मैं एक बार और आपको जो है यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जयपुर हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था। ठीक है, ये मामला लिखित वर्सेस मेरिट का। और जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है वो दूसरा है, आपका बोनस का है ना। वहां पर भी करण सिंह राजपुरोहित जी सरकारी वकील है, एडिशनल एडवोकेट। तो उन्होंने भी यहाँ पर जवाब पेश कर दिया है। तो उसका भी जो है यहाँ पर जवाब आ जाएगा 1-2 दिन में। अब देखिए, इसकी अगली सुनवाई जो है, फाइनल जो सुनवाई है, अक्टूबर में चली गई है, लिखित और मेरिट वाली की। अनुराग नीरे जी का ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला है, नमस्कार साथियों, जिन नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों को कोर्ट में फंसाने का काम किया था, सरकार का समय बर्बाद किया था कि वैकेंसी को हम एग्जाम बेस से करवाएंगे, लेकिन आज जयपुर हाईकोर्ट से जो है निर्णय हो चुका है, सच्चाई की जीत हो गई है। फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर और अन्य समस्त वैकेंसी जिस नियम से होती है, ये यानी मेरिट बेस से होती है, ये तो मेरिट बेस से ही होगी, उसी नियम से पूरी होगी। और संघर्ष के साथ ही जिन जो हमारे साथ थे, संभव हो पाया है जिनकी वजह से, उनका इन्होंने धन्यवाद बोला है। तो ये चीजें हैं। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको और आगे। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियां राजस्थान में। चिकित्सा विभाग लिखित परीक्षा मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने हटाई सभी पाबंदियां, सभी बंदिशें, और चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार चयन सूची और यहाँ पर डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, पोस्टिंग देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो नियुक्ति होगी आपकी वो याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी। अक्टूबर में आपकी फाइनल अंतिम सुनवाई है। इसका मतलब ये है, इन्होंने अक्टूबर डेट दे दी है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं जा सकते। मतलब मामला जाके जस तस हो गया है। मैंने कहा था आपसे पहले भी कि यहाँ पर सरकार जो चाहेगी वही होगा। ठीक है ना, और वही हुआ। और चलिए अपन चलते हैं फैसले की कॉपी की तरफ। ये हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी जो 14 पेज में दिया है कल हाईकोर्ट ने आदेश, इसको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका हिंदी ट्रांसलेट भी हमने सेंड किया है। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये सलीश नर्सिंग एकेडमी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन जरूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, दोनों के लिंक हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना। ठीक है, सभी चीज़ें मैं लगातार यहाँ पर कंटिन्यू डाल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपन कॉपी की तरफ। आपने एक और चीज देखी होगी आदेश के दूसरे पैराग्राफ में दोस्तों, यदि किसी ने कोर्ट की कॉपी पढ़ी हो, उसमें लिखा है, कोर्ट ने यह पाया है कि याचिकाकर्ताओं के अधिकार को चयन प्रक्रिया को इन याचिका के अंतिम निर्णय के अध्ययन करके सुरक्षित किया जा सकता है, याचिका 3471 को छोड़कर। इसलिए उपरोक्त अनुसार हम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को, भर्ती प्रक्रिया की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको रोकने के इच्छुक नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट आदेश देता है कि चयन या नियुक्ति जो भी कुछ दी जाए वो इन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। सरकार जब भी अपॉइंटमेंट देवे, ज्वाइनिंग देवे, उसमें साफ लिखे कि अपॉइंटमेंट आर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। स्टे एप्लीकेशन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और सभी याचिका अक्टूबर 2023 में लिस्ट की जाएगी। यहाँ पर नोट लगा के लिखा गया था, 3471 2022 में भर्ती नियम को चैलेंज नहीं करने और उसके PIL होने के कारण इसको शामिल नहीं किया गया। यह केस किसका है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर जानकर आनंद आएगा। ठीक है, अभी हम बता देंगे इसके बारे में। और सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ चलते हैं अपन कोर्ट के आदेश की कॉपी की तरफ। ये देखिए, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय पीठ जयपुर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डेट। ओके, ये 8 अगस्त की है। संबंधित रीट याचिका जिन जिन लोगों ने रीट लगाई थी उन सभी के यहाँ पर नाम आपको जो है बताए गए हैं। इसके अलावा ये देखिए, राजस्थान राज्य प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से जो जो याचिका करता है और सरकार की जो वकील है, उन सभी चीज़ों में ये चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पर इनके नाम पत्र लिखे गए। इसके अंदर लिखा गया है, राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम जो होता है आपका दोस्तों, 1965 नियम, ये सभी भर्ती में लागू होता है चिकित्सा विभाग की। तो इसको अधिसूचना को चुनौती देने के मामले में ये जो है हाईकोर्ट का आदेश आया है। अब इसमें आगे इन्होंने बताया है, ये जो कॉपी है सभी को भेजी गई है, जैसा कि देख सकते हो आप अपनी आंखों से। राजस्थान राज्य अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव, ठीक है, जिला जयपुर राजस्थान। प्रतिवादी है ये
अब सबसे पहले मैं 5वां पेज आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, इसके बाद इसकी शॉर्टकट में समरी बता दूंगा। राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिनियम सेवा 1965 नियम के अकॉर्डिंग परंतु में संशोधन प्रदान करने के लिए दिनांक 28 फरवरी 2022 की लागू अधिसूचना के मामले में एक बार के अपवाद के रूप में उत्तरदाताओं ने चयन करने का निर्णय लिया है। फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति अर्हता परीक्षा में सुरक्षित अंकों का आधार, हालांकि यह प्रदान किया जाता है कि सामान्य तौर पर चयन का मानदंड बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा होगी। यदि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इन्होंने बताया है शॉर्टकट में कि अनुच्छेद 14 और 16 का आप उल्लंघन कर रहे हो, आप लिखित परीक्षा नहीं करवाकर, और यह प्राप्त किए गए उद्देश्य के साथ संबंध रखने वाले समझ में आने वाले अंतर के आधार पर एक उचित वर्गीकरण नहीं है जो सबसे प्रयुक्त उपयुक्त मेधावी उम्मीदवारों का चयन करे, जो केवल लिखित परीक्षा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि सबसे उपयुक्त और मेधावी छात्र उम्मीदवारों का सिलेक्शन लेना है अपन को राज्य सरकार के अंदर, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। यदि इससे नहीं होगा तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थी चुन के आएंगे, वो एक तरह से ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जिनके अंदर जो मेधावी नहीं रहेंगे और जो अच्छे उम्मीदवार नहीं रहेंगे। अब ये देखिए आप 6ठा पेज, इसमें भी ये वही बात दोहराई गई है कि आर्टिकल 14, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रहे हो आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यदि आप हमारी दलीलें नहीं सुनते हो और यहाँ पर जो चीज़ें की गई है, देखिए इसमें एक रेट ये भी लगाई गई थी कि ये भर्ती को जल्दी पूरा किया जाए। ठीक है ना, ये देखिए एक याचिका है जिसमें चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। और अन्य सभी याचिकाएं फार्मासिस्ट नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों के संबंध में निहित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की मांग करती है होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। तो इसको छोड़िए, अपन आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने आगे बोला था फार्मासिस्ट भर्ती नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए नियम और भर्ती प्रक्रिया के संचालन पर इस आधार पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी याचिकाकर्ताओं ने। इसलिए इन्होंने याचिका लगाई थी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है लिखित परीक्षा में शामिल नहीं है, बल्कि यह इस आधार पर हो रही है कि इसमें परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन और संबंधित पद पर काम करने वाले वास्तविक अनुभव को बोनस अंक प्रदान करके यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। चलिए ये सभी चीज़ें आपको याद है, अब मैं सुनाता हूँ आगे की चीज़। ये देखिए नेक्स्ट कॉपी। अब इसमें भी बहुत सारी याचिका लगाई गई है, मतलब बहुत सारे इसमें याचिकाकर्ता थे जिन्होंने बोला था कि सर जज साहब आप इसमें जो है लिखित परीक्षा से इसको कराई जाए, इसको जो है योग्यता परीक्षा के माध्यम से नहीं कराई जाए। दो चीज़ें होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक होती है योग्यता परीक्षा, ध्यान से सुनना, एक होती है योग्यता परीक्षा और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रतिस्पर्धी परीक्षा। ये होती है लिखित परीक्षा और ये जो योग्यता वाली परीक्षा होती है ये होती है मेरिट वाली। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने बोला कि ये आर्टिकल 14 और 16 का आप उल्लंघन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो प्राप्त अंक करते हैं उम्मीदवार, या ना जो बोनस जो मेरिट बनाते हो आप, वो बोनस के आधार पर बनाते हो और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है उसके आधार पर बनाते हो। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो संस्थान होती है यूनिवर्सिटी वो अलग अलग होती है, उनमें जो अंक मिलते हैं उनको विभिन्न शैक्षणिक योग्यता के द्वारा अलग अलग अंक प्रदान किए जाते हैं। कोई में सिलेबस ईजी होता है, कोई में हार्ड होता है, तो इसलिए क्या यहाँ पर योग्यता में काफ़ी अंतर हो जाता है और असली जो चीज़ें होती है वो सामने निकल कर नहीं आ पाती। जैसे मान के चलिए अध्ययन के पाठ्यक्रम अलग होते हैं, उनके मानक अलग होते हैं, उनके शिक्षक की गुणवत्ता अलग होती है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरह से पढ़ाया जाता ये हमें नहीं पता होता, इसलिए उनकी जो है परसेंटेज होती है वो काफ़ी हाई होती है। परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, इसलिए विवादित नियमों में दिए गए योग्यता के अंकों के आधार पर चयन और योग्यता का आकलन करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का यहाँ पर उल्लंघन होगा। और यह भी तर्क दिया गया कि जबकि मुख्य प्रावधान लिखित परीक्षा का प्रावधान करता है। इसमें इन्होंने बोला है याचिकाकर्ताओं ने कि यह मुख्य प्रावधान लिखित परीक्षा का प्रावधान करता है, परंतु में ऐसे प्रावधान शामिल है जो नियम के मुख्य भाग में निहित योजना के विपरीत है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ऐसे कुछ नियम इन्होंने बना रखे हैं कि इससे जो है परीक्षा मेरिट आधार पे हो, जबकि होना ये चाहिए ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा प्रावधान है जो इसमें लिखित परीक्षा भी आप यहाँ पर करवाए जा सकते हो। इसके बाद जज साहब ने सब कुछ सुना, सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ सुना और अपनी संविधान पीठ के फैसले और माननीय के निर्णय पर इन्होंने भरोसा किया और उसके बाद अब देखिए क्या फैसला आता है। फिर इसके बाद देखिए इसमें काफ़ी सारे जो दूसरे फैसले हैं, दूसरे राज्यों के फैसले रहे या फिर अन्य जो फैसले रहे, इसी राज्य के जो अन्य फैसले रहे जिसमें कोविड वालों को भी प्राथमिकता दी गई थी, या फिर यूँ गए जिसमें अलग परीक्षा जो करवाई गई थी वो मेरिट के आधार पर थी। मतलब काफ़ी सारे मामले हैं, आप ये पेज को देखना, 9वां पेज मैंने डाला था, इसमें से बहुत सारी रीट याचिकाओं का उदाहरण दिया गया। ठीक है ना, किसकी तरफ से? वकीलों की तरफ से। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जज साहब बोलते हैं, यहाँ पर फैसला सुनाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 धनराम बनाम विक्रम सिंह अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जहां भर्ती प्रक्रिया को उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा रही है। यानी इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है और भर्ती के प्रावधान की नियम और स्वयं चुनौती के अधीन है, और इसलिए जब तक वैधानिक प्रावधानों को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता तब तक चयन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि यह नियमों के संचालन पर रोक लगाने के समान होगा। इसको मैं आपको थोड़ा इस तरह से समझाता हूँ।
मान के चलिए आपका 1965 का नियम है। अब 1965 के नियमों में संवैधानिक रूप से यह बात बताई गई है दोस्तों कि जो ये भर्तियां है ये मेरिट के आधार पर ही की जा रही है लगातार राजस्थान में, और आगे भी जो मेरिट के आधार पर की जाएगी। तो ये जब तक इन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता, जब तक इन वैधानिक प्रावधानों को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित नहीं किया जाता, यानी ऐसी योजना, ऐसी जो नियम बने हुए हैं, ऐसे जो कानून बने हुए हैं, उनको जब तक अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, तब तक यहाँ पर चयन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसा जैसा आपका बोलना था, क्योंकि यह नियमों के संचालन पर रोक लगाने के समान होगा। यदि हम इस भर्ती पर रोक लगाते हैं तो यह क्या होगा कि इसका मतलब ये है हमने भर्ती पर रोक लगाई है, तो हमने आपके नियम जो बने हुए हैं, जो नियम बनाते हैं वकील साहब, निदेशक राजपत्रित या जो भी बनाता हो, तो जब उनके नियमों के संचालन पर रोक लगाने के ये समान होगा। इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वैधानिक प्रावधानों को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। हालांकि इन्होंने दोनों पक्षों का फैसला इन्होंने रखा है, मतलब दोनों की बात रखी है। एक तरफ जहाँ इन्होंने छूट दे दी है सरकार को कि वो आगे बढ़ती प्रक्रिया बढ़ाए, और दूसरी तरफ फाइनल जो पोस्टिंग है उसको इन्होंने सुरक्षित रख लिया है न्यायालय के निर्णय के अधीन, जिसकी सुनवाई अक्टूबर में रहेगी आपकी। यानी दोनों 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 हाथों में लड्डू आप मान के चल सकते हो। हालांकि जीत यहाँ पर एक तरह से संविदा कर्मचारी की ही हुई है, जो मेरिट को लेकर मेरिट के पक्ष में थे, और लिखित वालों की यहाँ पर थोड़ी सी आप इसको हार मान सकते हो। इसके बाद आगे इन्होंने बोला कि विद्वान महाधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करे कि भले ही एक तर्कपूर्ण ये मामला बनाया गया हो जिसकी यह अदालत जांच कर सकती है, यदि चयन की प्रक्रिया रोक दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जैसा आपका बोलना है कि यदि हमने चयन की प्रक्रिया रोक दी तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा काफ़ी सारे अभ्यर्थियों पर, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न संवर्गों में 13,000 से अधिक पद खाली है और वहाँ पर आवश्यकता भी है। यहाँ पर इसका मतलब ये निकल के आता है कि इसलिए यहाँ पर यूटीवी की भर्तियाँ निकल रही है, क्योंकि विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है उनमें जो है 13,000 से भी अधिक पद यहाँ पर बड़ी संख्या में खाली है, और राज्य और स्वास्थ्य सेवा पर यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उस वजह से। इसलिए इस भर्ती को भी नहीं रोका जा सकता। चयन प्रक्रिया को अंतिम परिणाम के अधीन बनाकर याचिकाकर्ताओं के हितों की यहाँ पर रक्षा की जा सकती है, ये देखिए। और इसका मतलब यही है कि जो याचिका उनके फैसलों को भी एक तरफ से इन्होंने सुरक्षित रखा है। जैसे सामने इन्होंने बोला है कि चयन प्रक्रिया की अंतिम परिणाम के अधीन बनाकर याचिकाकर्ताओं के हितों की यहाँ पर रक्षा की जा रही है, ताकि अक्टूबर में हम जो भी सुनवाई दें, जो भी हम बोले, उसके बाद जो है यहाँ पर फाइनल पोस्टिंग मिले। हालांकि आपकी जो यहाँ पर डीवी लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, वो निकल जाएगी। अब मान के चलिए 100%, 5-6 दिन या 8-10 दिन मान के चलिए 100% आपका डीवी हो जाएगा। डीवी के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसमें देखिए इन्होंने बोला, जबकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने रामजीत सिंह कड़दम और अन्य बनाम संजीव कुमार और अन्य सुप्रा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, और जो वकील साहब है महाधिवक्ता, उन्होंने भी जो है इस न्यायालय के समक्ष कई निर्णय रखे जहां हालांकि चयन की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल नहीं थी। यानी कई सारे इन्होंने ऐसे उदाहरण रखे, कई सारे इन्होंने पिछली बातें बताई जिसमें चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा यहाँ पर शामिल नहीं थी, मेरिट के आधार पर जो है चीज़ें थी पिछली बार भी। तो अन्य मानदंडों का एक संयोजन, जैसे कि योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक, जिस पद के लिए भर्ती की जा रही है उस पर वास्तविक काम करने के अनुभव को यहाँ पर महत्व देना, या फिर अन्य मामले, यहाँ पर इन चीज़ों को इन्होंने महत्व दिया है कि समान पद पर जो चीज़ें रहेगी उसके अकॉर्डिंग, और आपने जितना काम किया है, जितने साल काम किया है, उतने प्राप्त अंक, बोनस अंक, और वास्तविक काम यदि आपने काम किया है तो उसके अनुभव को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर फाइनल डिसीजन सुनाते हुए इन्होंने बोला कि बिना लिखित परीक्षा के संयोजन से चयन को बरकरार रखा गया है, यानी बिना लिखित परीक्षा के ही ये भर्ती पूरी होगी, यानी मेरिट से पूरी होगी। और इसमें इन्होंने बोला कि चयन की प्रक्रिया शुरू में लिखित परीक्षा शामिल थी हालांकि, लेकिन बाद में लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई और शॉर्ट लिस्टेड एकमात्र यहाँ पर आदर्श साक्षात्कार था। हम आगे पाते हैं कि चयन प्रक्रिया को डीबी को छोड़कर इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन बनाकर याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा की जा सकती है। सिविल रीट याचिका संख्या 3471। इसलिए उपरोक्त विचारों को एक सेकंड ध्यान में रखते हुए, हालांकि हम चयन सूची की प्रक्रिया को रोकने के इच्छुक नहीं है, हम आदेश देते हैं कि चयन और नियुक्ति यदि कोई हो डीबी को छोड़कर इन याचिकाओं, ये डीबी है, डीबी नहीं है, आप ध्यान रखना, डीबी नहीं है, ये डीबी है, ये अलग चीज़ होती है। मैं बता दूंगा अभी आपको वीडियो के एंड में। इसमें देखिए इन याचिकाकर्ताओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी सिविल रीट याचिका संख्या 3471। उत्तरदाताओं को कोई भी नियुक्ति करते समय स्पष्ट रूप से बताना होगा कि डीबी को छोड़कर वे नियुक्तियां इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन है। सिविल रीट याचिका संख्या 3471 इसके अनुसार जो भी स्थगन है आवेदनों का निपटारा किया जाता है, और इन सभी याचिकाओं को अक्टूबर 2023 में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अक्टूबर 2023 में अंतिम आपकी सुनवाई होगी दोस्तों।
और ये देखिए एकल पीठ का यहाँ पर निर्णय है कि वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जहां चयन की प्रक्रिया केवल योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित है। उनका कहना है कि उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से नियम न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर योग्यता का आकलन करता है, बल्कि विभिन्न पदों पर काम करके प्राप्त अनुभवों के बोनस अंकों के माध्यम से वेटेज भी दिया जाएगा। उनका कहना था कि उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों में योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार में अंकों के संयोजन या योग्यता परीक्षा में अंकों और बोनस के अंकों को बरकरार रखा गया है और चयन की ऐसी प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं। भारत के संविधान को निरस्त कर दिया गया है और उन्होंने आगे कहा कि सेवा को अत्यावश्यक में जब स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और अन्य पदों जैसे विभिन्न संवर्गों में पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता है जो एक बार में हजारों की संख्या में है। ऐसे में एक से अधिक मानदंडों पर योग्यता के मूल्यांकन का प्रावधान करने वाली नियम की योजना जो केवल योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों तक ही सीमित नहीं है, को मनमाना नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि भले ही यह माना जाता है कि योग्यता अंक, वेटेज अंक और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के संयोजन के साथ लिखित परीक्षा आयोजित करना चयन के स्वीकार्य तरीकों में से एक पाया गया है, या नहीं कहा जा सकता कि सभी मामलों में यदि लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती तो चयन की योजना अनिवार्य रूप से गलत होगी। इसका मतलब यही इन्होंने बोला है कि मेरिट से क्यों करवानी चाहिए। इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि मेरिट से हम यूँ नहीं करवा रहे। मेरिट में भी क्या होता है, कई लोग जो अत्यावश्यक सेवा के रूप में काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बोनस भी दिया जाता है उनके पद के समान कार्य को लेकर। तो इसका एक रूप से प्रोत्साहन या फल के रूप में जो है यहाँ पर अंकों के आपके बोनस अंकों को यहाँ पर बरकरार रखा गया है। तो ये किसी भी चीज़ अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का ये किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता और बड़ी संख्या में पद भी खाली है, इसलिए जो इन्होंने भर्तियाँ भी निकाली है और भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना भी चाहते हैं, जिसकी इनको आवश्यकता भी है। ऐसा यहाँ पर है और ये सभी जो है मानदंडों को पूरा करता है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, आपको मैंने पूरा कोर्ट फैसले की कॉपी सुनाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। फिर भी क्या होता है कि ये जो इंग्लिश में पीडीएफ निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, इसको जब हम हिंदी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो कई बार ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार क्या है कुछ शब्द यहाँ पर चेंज होते हैं। तो इस कारण जो है हम शायद अच्छी तरह से नहीं समझा पाए हो, लेकिन आपको यहाँ पर कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी शॉर्टकट में कि फाइनल जो ये भर्ती है आपकी ये मेरिट से ही होगी। हालांकि जो आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी वो न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी, यानी जो भी फैसला आता है अब अक्टूबर में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाली है। बाकी भर्ती 100% जो है अब मेरिट से ही रहेगी इस बार तो, बाकी अगली बार का नहीं बोल सकते। अगली बार का इसमें ये बताया गया है कि आप एक निर्णय यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हो कि लिखित परीक्षा प्लस यहाँ पर बोनस एक चीज़ और एक ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, लिखित प्लस बोनस एक ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकता है। बाकी ये आने वाले समय में तय होगी चीज़ें और अक्टूबर में फैसला आएगा तो वो सभी चीज़ें पता चल जाएगी कि जज साहब क्या बोलते हैं, कोर्ट क्या फैसला देता है कि इस बार तो ठीक है चल जाएगा भैया मेरिट से, या फिर अगली बार जो है आप लिखित परीक्षा प्लस बोनस, जिसमें दोनों के जो हक है, दोनों के जो अधिकार होते हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए और दोनों को यहाँ पर जो है प्रोत्साहन दिया जाए, दोनों को यहाँ पर सुविधा दी जाए, दोनों को यहाँ पर एक तरह से खुशी दी जाए। यानी फ्रेशर अभ्यर्थियों को लिखित की और जो बोनस जिसके पास बोनस है उसको बोनस की, तो हो गया ना लिखित प्लस बोनस ये चीज़ें। अब ये फैसला क्या आता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई विचार हो कमेंट हो बताइएगा और कोर्ट की कॉपी हमने डाल दी है भैया। कोई कुछ बात करना चाहता हो हमसे पर्सनली तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, हम एडमिन के रूप में उपस्थित है। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के नीचे दिया गया है भैया, वहाँ पर भी हम लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं। आजकल काफ़ी सारी बातचीत हमारी हो रही है इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से। तो ये चीज़ें थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।